फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं विशेष विवाह अधिनियम द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। कुछ दशाओं में विशेष विवाह के विशेष प्रकार के विवाह, इस प्रकार के और कुछ अन्य विवाहों के रजिस्ट्रेशन का और विवाह विच्छेद का बंद करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। एन एक्ट टू प्रोवाइडेड ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज इन सर्टेन केसेज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच एंड सर्टेन अदर मैरिज एंड फॉर डिवोर्स। तो इसका जो चैप्टर 1 है उसमें सेक्शन 1 कहता है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब राज्य सरकार केंद्र में जो सूचना है, अधिसूचना के द्वारा जो सूचित करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी, तब यह अप्लाई होगा। तो इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि अन्यथा संदर्भित नहीं है। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी के अंतर्गत आएगा। किसी पुरुष या प्रथम अनुसूची के भाग 1 में वर्णित व्यक्तियों में से किसी की और किसी स्त्री और उक्त अनुसूची के भाग 2 में वर्णित व्यक्तियों के किसी की नातेदारी प्रसिद्ध कोटि की नातेदारी कहलाएगी। नेक्स्ट है कि नातेदारी के अंतर्गत क्या क्या आएगा कि अर्ध और एकोदर रक्त की नातेदारी और पूर्ण रक्त की नातेदारी दोनों आएगी। रिलेशनशिप बाय हाफ एंड यूटेरियन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड। अधर्मज रक्त की नातेदारी और धर्मज रक्त की नातेदारी दोनों आएगी। दत्तक नातेदारी और रक्त की नातेदारी दोनों आएगी। तो इस अधिनियम की नातेदारी गोत्रक सब पदों का तदनुसार अर्थ किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। सेकंड कहता है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अपजनित हो, यानी पैदा हुए हों। और अर्ध रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब एक ही पूर्वज से किंतु उनकी भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा जनित, यानी कि पैदा हुए हों। नेक्स्ट आता है क्लैरिफिकेशन। थर्ड आता है एकोदर रक्त किसे कहेंगे। दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पतियों द्वारा जनित हो, यानी कि जो है पति जो है वो अलग अलग है और पत्नियां क्या है, एक ही हैं। तो उस केस में वो एकोदर रक्त कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी वीडियो में आप मेरे चैनल पे पहले ही बनी हुई है, तो आप उस पर क्लियरिफिकेशन प्रॉपर डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लियरिफिकेशन सेकंड की स्पष्टीकरण 2 और 3 में पूर्वज के अंतर्गत पिता, यानी कि जो पूर्वज का यूज किया गया है उसमें पिता, और पूर्वजा के अंतर्गत माता आएगी। तो ये क्लियरिफिकेशन हो गया। विवाह अधिकारी के संबंध में जिला में वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके लिए वह धारा 3 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में अधीन उक्त रूप से नियुक्त किया जाए। जिला न्यायालय से ऐसा किसी क्षेत्र में जिसके लिए नगर सिविल न्यायालय है वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में आरंभिक अधिकार तक प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके इस अधिनियम में दिए गए विषयों के बारे में अधिकारता रखने वाला निर्देश दे। विहित प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के नियम बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से उसका प्रशासक अभिप्रेत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है विवाह अधिकारी। तो विवाह अधिकारी कौन होगा, मैरिज ऑफिसर कौन होगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा संपूर्ण राज्य या किसी भाग के लिए एक या अधिक विवाह अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस राज्य क्षेत्र में जिस पर यह अधिनियम का विस्तार है अधिवसित भारत के ऐसे नागरिकों को जो कि इस संबंध में लागू होते हैं, तो इस तरीके से वह क्या है, विवाह अधिकारी क्या है, जो है निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 कहता है विशेष विवाहों का अनुष्ठान, सोलमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिज। तो विशेष विवाहों के अनुष्ठान संबंधित शर्तें जो है सेक्शन 4 में बताई गई है कि क्या क्या जरूरी है। विवाहों के अनुष्ठान संबंधी किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी बात के होते हुए भी किन्हीं दो व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठान किया जा सकेगा।
यदि उस विवाह के समय निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं है, तो क्या है जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाएंगी। दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं है और कोई पक्षकार विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ होने पर भी इस प्रकार से या इतनी सीमा तक मानसिक विकास से पीड़ित नहीं रहा है कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो जाए, यानी कि वह इतना असमर्थ नहीं है कि कहते हैं मैरिज क्या है ये समझ ना पाए, और क्या बच्चा अगर संतान उत्पन्न करनी है तो उसके बारे में सब कुछ जानता हो, अगर वह इस तरीके से समर्थ है तो क्या है, तो भी वैलिड है। नेक्स्ट आते हैं, किसी पक्षकार को पागलपन का बार बार दौरा नहीं पड़ता हो, तो ये शर्तें पूरी करना जरूरी होती हैं। पुरुष ने 21 वर्ष की आयु और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूरी कंप्लीट कर ली हो तो विवाह पूर्ण होगा। पक्षकारों में प्रचलित कोटे की नातेदारी नहीं है, परंतु जहाँ कम से कम एक पक्षकार को शासित करने वाली रूढ़ी उनमें विवाह अनुज्ञात करे, वहाँ ऐसा विवाह उनमें प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी होते हुए भी अनुष्ठान किया जा सकेगा। अगर जो है रूढ़ी प्रथा में अगर उसको क्या है अगर वैलिड माना जाता है तो फिर मान लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जहाँ विवाह दोनों पक्षकारों पर जो होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्लैरिफिकेशन कि इस धारा में किसी जनजाति, जनसमूह, समुदाय, कुटुंब के किसी व्यक्ति के संबंध में रूढ़ी से कोई ऐसा नियम अधिप्रेत है कि रूढ़ी क्या कहलाएगी, कोई नियम है जो जिसे राज्य सरकार उन जनजाति, समुदाय या समूह या कुटुंब के सदस्यों को लागू नियम के रूप में शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा इस नियम में निर्देश करे, तो क्या है ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। परंतु किसी जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्यों के संबंध में कोई ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार इस पर समाधान न हो जाए कि यह नियम का पालन उन सदस्यों के बहुत लंबे समय से क्या है लगातार एक रूपता के साथ होता रहा है, तो वह रूढ़ी को क्या है जो केंद्र है वो सहमति, राज्य सरकार या केंद्र जो सहमति दे सकती है। इस नियम निश्चित है और अयुक्तियुक्त और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। यह नियम केवल कुटुंब को लागू होने की दशा में उस कुटुंब द्वारा उसका अनुपालन बंद नहीं किया गया है, तो क्या है इस तरीके से अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको क्या है अधिसूचना निर्देश दे सकती है और रूढ़ी को मान्य कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है आश्रित विवाह की सूचना, नोटिस ऑफ इंटेंट मैरिज। जब किसी विवाह का इस अधिनियम के अधीन क्या है करी जाती अनुष्ठान आश्रित हो तब विवाह के पक्षकार द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट रूप से उसकी लिखित सूचना उस जिला के विवाह अधिकारी को देंगे और जिसमें विवाह के पक्षकारों में से कम एक ने उस सूचना के दिए जाने की तारीख से ठीक पहले 30 दिन के अन्यून की कालावधि तक निवास किया हो, तो क्या इस तरह की सूचना देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 6 जो बताता है विवाह सूचना पुस्तक और प्रकाशन, मैरिज नोटिस बुक एंड पब्लिकेशन। विवाह अधिकारी धारा 5 के अधीन दी गई सब सूचनाओं को अपने कार्यालय के साथ रखेगा और प्रत्येक सूचना की एक सही प्रतिलिपि कॉपी भी उस प्रयोजन विहित पुस्तक में रखेगा। जो विवाह सूचना पुस्तक कही जाएगी तत्काल प्रविष्ट करेगा और अभिलेख ऐसे रिकॉर्ड के साथ ऐसी पुस्तक उसके निरीक्षण में इच्छुक व्यक्ति द्वारा बिना फीस के निरीक्षण के लिए सभी उचित समयों पर उपलब्ध रहेगी कि कोई व्यक्ति उसको देख सकता है उस रजिस्टर को। नेक्स्ट आते हैं विवाह अधिकारी प्रत्येक ऐसी सूचना का प्रकाशन उसकी एक कॉपी अपने कार्यालय के किसी सदस्य स्थान पर लगवा कर कराएगा। नेक्स्ट आते हैं जहाँ आश्रित विवाह के पक्षकारों में से कोई उस विवाह अधिकारी के जिसे धारा 5 के अधीन सूचना दी गई हो जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थानीय रूप से निवास न करता हो, वहां विवाह अधिकारी उस सूचना की प्रतिकॉपी उस जिले के विवाह अधिकारी को भी भिजवाएगा जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा पक्षकार स्थायी रूप से निवास करता हो और तब वह विवाह अधिकारी उसकी कॉपी अपने कार्यालय के किसी सदस्य स्थान पर लगवाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है विवाह के प्रति आक्षेप, ऑब्जेक्शन ऑफ मैरिज। धारा 6 के उपधारा 2 के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से
30 दिन की समाप्ति के पूर्व कोई व्यक्ति उस विवाह के प्रति इस आधार पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, आक्षेप कर सकेगा कि वह धारा 4 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन करता है, किसी शर्त का पालन नहीं करता है, तो वह ऑब्जेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है कि उस तारीख से जब आश्रित विवाह की सूचना धारा 6 की उपधारा 2 के दिन प्रकाशित की गई हो, 30 दिन की समाप्ति के पश्चात वह विवाह जब तक उसकी कॉपी पहले ही उपधारा 1 के अधीन आक्षेप नहीं कर दिया गया हो, अनुष्ठान किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि आक्षेप जो ऑब्जेक्शन की प्रकृति विवाह अधिकारी द्वारा विवाह सूचना पुस्तक में रेकॉर्ड की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो ऑब्जेक्शन करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जाएगी और समझाई जाएगी और उस पर उस व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर साइन किए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है कि आक्षेप के प्राप्त होने पर प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑन रिसीप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन। यदि आश्रित विवाह के कॉपी धारा 7 के अधीन आक्षेप किया जाता है तो विवाह अधिकारी उस मैरिज तब तक अनुष्ठान न करेगा जब तक वह उस ऑब्जेक्शन के विषय में जांच न कर ले और उसका समाधान ना हो जाए, और वह जो ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं है कि विवाह अनुष्ठान ना किया जाए या जब तक उस व्यक्ति द्वारा जिसने ऑब्जेक्शन किया है वह आक्षेप वापस ना ले लिया जाए, किंतु विवाह अधिकारी जो है आक्षेप के विषय में जांच करने उसका विनिश्चय करने के ऑब्जेक्शन की तारीख से 30 दिन के अधिक नहीं लगाएगा। 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन किया गया है, उसकी जांच हो गई है और किसी तरह का कंक्लूजन निकला है तो उस केस में क्या है जांच अधिकारी देखेगा और उसमें डिसीजन लेगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि विवाह अधिकारी आक्षेप को ठीक ठहराता है, उसे लगता है कि जो ऑब्जेक्शन किया गया वो सही किया गया है और वह विवाह को अनुष्ठान करने से इनकार कर सकता है और आश्रित विवाह का कोई पक्षकार ऐसे इनकार की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर उस जिला न्यायालय में अपील कर सकेगा। अगर इस तरीके से जो अधिकारी के द्वारा मना कर दिया गया है तो उसकी अपील हो सकती है और जिला न्यायालय में अपील करेगा और उसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमा के भीतर उस विवाह अधिकारी का कार्यालय हो, उस वहां अपील करेगा और उस अपील की जिला न्यायालय का निश्चय अंतिम होगा और विवाह अधिकारी उस न्यायालय के निश्चय के अनुसार कार्य करेगा कि कोर्ट क्या डिसीजन देती है अपील के बाद, उसके बाद कार्य करेगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहते हैं जांच के बारे में विवाह अधिकारियों की शक्तियां, पावर ऑफ मैरिज ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरीज। धारा 8 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए विवाह अधिकारी को निम्नलिखित विषयों की बाबत अर्थात साक्षियों को सम्मन करने, उनको हाजिर कराने और शपथ पर उनकी परीक्षा करने, प्रकटीकरण और निरीक्षण करने, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करने, शपथ पत्रों पर साक्ष्य देने और साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने वही शक्ति होगी जो बात का विचारणा करते समय न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता की अधीन नियत होती है और विवाह अधिकारी के समक्ष कोई कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। तो जांच विवाह अधिकारी की क्या पावर है इसके अंदर बताया गया है कि वे क्या क्या कर सकता है। क्लैरिफिकेशन करते हैं कि विवाह अधिकारी के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं ही किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने के प्रयोजन के लिए उस अधिकारी के जिले की स्थानीय सीमाएं होंगी। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 2 जो कहता है कि यदि विवाह अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आश्रित विवाह के कॉपी प्रति किया गया ऑब्जेक्शन उचित नहीं है और सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है तो वह आक्षेप करने वाले व्यक्ति पर प्रतिकर के रूप में खर्चा आरोपित कर सकता है। जिसने ऑब्जेक्शन किया उस पर क्या है खर्चा लगा सकता है जो 1000 रुपये से अधिक का नहीं होगा और संपूर्ण राशि उसका कोई भाग आश्रित विवाह के पक्षकार को दिलवा सकेगा और खर्चों के बारे में इस प्रकार दिया गया कोई आदेश उसी रीति से निष्पादित किया जाएगा जिसमें उसे जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की जाती है और जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विवाह अधिकारी का कार्यालय हो। तो इस तरीके से वे क्या है खर्चा आरोपित कर सकता है उस व्यक्ति पे जिसने की बेफजूल क्या है ऑब्जेक्शन किया है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 10 जो कहता है बाहर के विवाह अधिकारी को आक्षेप प्राप्त होने पर प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑन रिसीप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय मैरिज ऑफिसर अब्रॉड। जहां कोई आक्षेप उस राज्य में विवाह अधिकारी से धारा 7 के अधीन किया जाए और विवाह अधिकारी के मन में उस विवाह
में ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे उस वावत शंका बनी रहे वहां वह विवाह अनुष्ठान नहीं किया करेगा, किंतु इस विषय में ऐसे कथन के साथ जैसा वह ठीक समझे अभिलेख केंद्रीय सरकार को भेजेगा और केंद्र सरकार उस विषय में ऐसी जांच करने के पश्चात और ऐसी सलाह भी प्राप्त करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे उस पर अपना विनिश्चय लिखित रूप में विवाह अधिकारी को देगी, जो केंद्रीय सरकार के विनिश्चय के अनुरूप कार्य करेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 10 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर रूल अदर सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।